नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। शिक्षा की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर आचार्य नीलेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, जो कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है और संस्कृत भाषा विशेषज्ञ भी है। तो संस्कृत से रिलेटेड हम आज आपसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ संस्कृत शिक्षा पर जो है वो नया कुछ किया जा सकता है। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि क्या संस्कृत शिक्षा से आज के परिवेश में छात्रों को लाभ मिल सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत सुंदर यह कार्यक्रम आपके स्टूडियो ने आयोजित किया, जिसमें शिक्षा पर बात हो रही है। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षा को कैसे हम आत्मसात करें, अपने जीवन में कैसे उतारें। लाभ की बात जहाँ पर होती है तो प्रायः सभी माता पिता अभिभावक यही विचार करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी विषय को लेकर के क्या लाभ मिलेगा और क्या यदि हम उसको नहीं लेते हैं तो हानि क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि संस्कृत तो देव भाषा है, जिसे देववाणी कहा जाता है, और संस्कृत पढ़ने से निश्चित ही छात्र बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शब्द सागर की उत्पत्ति ही संस्कृत साहित्य से हुई है, जिसे महेश्वर सूत्र कहा जाता है। भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले, वहीं से संस्कृत भाषा या यह कहें कि शब्द विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो जो भी छात्र जो भी बाल्यावस्था से लेकर के जितने समय तक हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे, उनको निश्चित ही संस्कृत भाषा से मानसिक रूप से तो उनका ग्रोथ होगा ही। दूसरी बात, उनके संस्कार भी उसमें डेवलप होंगे जी। क्योंकि ऐसा संस्कृत ही व्यक्ति के जीवन में संस्कार को लाती ही कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो लाभ की बात तो देखें तो संस्कार हमारे घरों में आएगा संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से। आप देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न पद्धति से जितने लोग पढ़ते हैं उनमें देखिएगा कि संस्कारों का अभाव थोड़ा सा दिखता है, लेकिन संस्कृत भाषा का अध्येता यदि कोई है तो उसमें निश्चित ही रूप से संस्कार का भाव व्याप्त रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। संस्कार के भाव तो संस्कृत भाषा से मिल ही जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं सर, लेकिन क्या रोजगार के भी अवसर इसमें है? क्या क्या रोजगार के अवसर मिल सकते हैं अगर कोई एक छात्र संस्कृत भाषा का चयन करता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, क्योंकि शिक्षा की बात में विषय का निर्धारण हो, विषय लेने के बाद यदि व्यवसाय की दृष्टि से हम उसे न लें, या जो छात्र उसे अध्ययन कर रहा है उसका व्यवसाय उचित रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आपने बात कही है। यह बात कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि संस्कृत भाषा पढ़ने वाले छात्र कभी निरर्थक घूमते हों, निरर्थक रहते हों, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। इनको निश्चित ही व्यवसाय प्राप्त होता है। शासकीय क्षेत्रों में देख लीजिए, यदि रोजगार की बात आती है तो संस्कृत से पीएससी, यूपीएससी ऐसे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसको देकर के व्यक्ति शासकीय सेवा में आ सकता है। तो संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृत अध्ययन के मात्र अध्ययन से निश्चित ही व्यक्ति की नौकरी तय है। आप देखेंगे संस्कृत में एमए करने के बाद बहुत सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकी वृत्ति अपना रहे हैं। अर्थात कहने चाहिए कि स्कूलों में ये संस्कृत के टीचर हैं। आज इनका व्यवसाय, इनकी आजीविका, इनका रोजगार यही संस्कृत भाषा साहित्य को पढ़ने के कारण हुई है। तो रोजगार के तो बहुत सारे अवसर हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है जी। बिल्कुल, अब उन लोगों का जो सवाल था कि संस्कृत भाषा से हम किस तरह से जो रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें ये जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अभी की जो शिक्षा प्रणाली है, बात करें हिंदी या संस्कृत की भाषा को लेकर के, तो क्या उपयोगिता आपको नजर आती है? देखिए, अभी की शिक्षा पद्धति, हम ये कहें कि ईश्वर कृपा से अभी हमारे पास शिक्षा पद्धति तो बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे पास उपलब्ध होने वाली ही है। 2023 में इसका शुभारंभ हो ही जाएगा और हम 2023 में हैं। तो यह साल हमारे शिक्षा के जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल माना गया है। हम यह देखे हैं कि
मैकाले की शिक्षा पद्धति और वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में अंतर देखा चाहिए कि हम जितनी भी पढ़ाई किए हैं या वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं ये लॉर्ड मैकाले की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। 1968 में शिक्षा पद्धति पर, मैकाले की शिक्षा पद्धति पर थोड़ा अमूलचूल सुधार हुआ था। इसके पश्चात 1986 में सुधार हुआ और अब 34 वर्ष बाद यह स्थिति बनी है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ है। इसमें लाभ तो बहुत सारे होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है और उसका हम जनमानस बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति शीघ्र ही हमारे ऊपर मूर्त रूप से दिखे, समाज में उसका लाभ देखने को मिले। जी। तो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 की आपने बात कही, क्या क्या लाभ हो सकते हैं या होने वाले हैं इस शिक्षा नीति से? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस समय यह पास हुआ और अभी ये लागू होने वाला है 2023 में, ये इसमें लाभ की बात कहें तो लाभ ही लाभ है। सबसे प्रथम बात, इसका छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक तो जो पद्धतियां हैं, इसकी पद्धति कैसी है कि 5+3+3+4 पद्धति से यह पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है। दूसरी बात, अंग्रेजी की बाध्यता राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हट गई है, या ये कहें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजी की बाध्यता को हटा दिया गया है। यदि आप सामान्य घर से हैं या आपके बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करनी हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो, और यदि कॉन्वेंट स्कूलों में आपने नहीं पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया है, आर्थिक बोझ के चलते आपके स्वप्न हो कि आपके बच्चे डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियरिंग बनना चाहेंगे, तो उन बच्चों को हिंदी मीडियम में रह करके भी हम डॉक्टर बनते देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी उपलब्धि है। इसकी शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया कि प्रथम ऐसा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में उद्घाटित हुआ है जहां की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, उनकी पढ़ाई स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और सहित 13 भाषाओं में भी होगी। तो अब ये अंग्रेजी की बाध्यता से, अंग्रेजी के बंधन से हम मुक्त होते जा रहे हैं और यह बाध्यता भी चली गई कि सामान्य परिवार वाला व्यक्ति अपने बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया है, सामान्य स्कूलों में पढ़ाया है, वह हिंदी मीडियम का आश्रय लेकर के अपने विज्ञान विषय को चयन करके मेडिकल की पढ़ाई करा सकता है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनते देख सकते हैं, उनके सपनों को पूरा करते देख सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 यह लागू होने वाली है और बहुप्रतीक्षित है। यह भारतवासियों के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि यह पद्धति आते ही एक नई शिक्षा क्रांति हमारे सामने मूर्त रूप से नजर आएगी। जी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपने बताया, लेकिन अब हम जानते हैं कि जब विषय का चयन के बारे में बात होती है, स्कूलों में जब विषय चयन करने के लिए बच्चों को कहा जाता है तो वो बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं और फिर सही विषय का चयन नहीं कर पाते हैं। कैसे सही विषय का निर्धारण किया जाए सर? देखिए, ये तो चूँकि विषय का निर्धारण तो स्कूली पाठ्यक्रम से ही ये होना है रहता है। 11वीं के बाद से हम विषय का निर्धारण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम बच्चे की रुचि को समझें। बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, किस क्षेत्र में उसका स्वभाव है, उसकी पसंद है, उसकी रुचि का विषय क्या है। कभी कभी क्या है, माता पिता को अपने बच्चों को डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का रुचि बायो के लिए अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में नहीं है जाने का। तो उसमें क्या रहता है कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती होने से उनका मनोबल गिरता है, उनकी मानसिक स्थिति भी डिस्टर्ब होती है और वो स्वयं जो विषय चयन करना चाहते रहते हैं, जो उनकी रुचि का विषय, उनके छूटने से एक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसकी हानि तो देखने मिलती छात्र जीवन में बच्चों के साथ। तो निर्धारण तो गार्जियन को अपने बच्चों के साथ बैठ करके उनके विवेक के आधार पर, और दूसरी बात आजकल विद्यालयों में, स्कूलों में मूल्यांकन होता है, एक गार्जियन के साथ, अभिभावकों के साथ मीटिंग होती है। इसका यही स्तर होता है कि आपका बच्चा किस विषय की ओर रुचि ले रहा है।
तो हमें अपने बच्चों के रुचि के आधार में विषय का निर्धारण करना चाहिए। और एक बात तो मैं कह दूं, चूंकि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं और आर्ट्स एक ऐसा विषय है जिसको लोग आर्ट्स का चयन करने में थोड़ा सा कतराते हैं कि यदि हम आर्ट्स का चयन करेंगे, हम यदि कला क्षेत्र में जाते हैं, है ना, कला विषय का निर्धारण करते हैं, तो हमको रोजगार के अवसर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस मिथक से बाहर हटना चाहिए। आर्ट्स कला के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। बीए करने के बाद, बैचलर की डिग्री लेने के बाद आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर बढ़ सकते हैं। आप शासकीय क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो विषय का निर्धारण तो गार्जियन को, माता पिता, अभिभावकों को छात्रों की रुचि के आधार में करना चाहिए। ऐसा मुझे उचित लगता है ये विषय पर बात करना। बाकी तो छात्र के आधार पर भी रहता है कि हमारी छात्र की अभिरुचि क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। जी जी। अब हाल ही में अब हम बात करते हैं कि ऐसा अभी जो चल रहा है वो रोजगार के लिए जो युवा है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो भी भटक रहे हैं, रोजगार प्राप्ति नहीं हो पा रही उन्हें, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 10वीं 11वीं से ही बच्चों को स्कूलों में ये सिखाया जाए कि किस तरह से वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जो आगे फ्यूचर है उस पर भी कंसंट्रेट करके आर्थिक स्थिति को भी बनाए रख सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या होती है कि स्कूली लाइफ में अध्ययन का समय है, अध्ययन ही करना चाहिए। जी। आपकी एक बात कि रोजगार के अवसर तो उसके पढ़ाई के बाद प्राप्त होंगे ही। तो स्कूली लाइफ में तो जो छात्र जीवन रहता है उसमें तो केवल एक धर्म का, एक नीति का पालन करना चाहिए कि आनंद पूर्वक वो अध्ययन करे, है ना। यही मुख्य बातें होती हैं। क्योंकि विद्यालयों में भी अब ऐसे पाठ्यक्रम आ गए हैं जिसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की ओर से कौशल विकास की दृष्टि से जोड़ा जाता है। और कौशल विकास की दृष्टि से 11वीं में, 12वीं में ऐसे पाठ्यक्रम अब उपलब्ध हो रहे हैं जो छात्रों की अभिरुचि के आधार में जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसके रोजगार के मार्ग को सुगम करता है। तो विद्यालयीन स्तर से तो ऐसी क्रियाएं आरंभ होती हैं। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव माने तो छात्र जीवन में केवल और केवल अध्ययन को ही बल देना चाहिए, क्योंकि अध्ययन तो एक समय के बाद इनको रोजगार उपलब्ध कराएगा ही। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कौशल विकास की दृष्टि से जो स्कूलों में पाठ्यक्रम का निर्धारण है उसका चयन करके व्यक्ति अपने साथ रोजगार के अवसर की दृष्टि से आगे बढ़ सकता है। आज आप न्यूज़ प्लस 21 के साथ आज आप यहाँ मौजूद हैं, खास बातचीत हम आपके साथ कर रहे हैं शिक्षा के विषय को लेकर। क्या कुछ कहेंगे न्यूज़ प्लस 21 के दर्शकों को आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ प्लस 21 जो न्यूज़ चैनल है यह शिक्षा पर विमर्श की दृष्टि से जो कार्यक्रम आयोजित करता है यह बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जितने हमारे श्रोता हैं, जितने हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उन दृष्टा बंधुओं को यह विषय और जिस विषय पर आपने यह कार्यक्रम आरंभ किया है इसको सुनने में, देखने में बड़ा आनंद आता होगा। और उनके जीवन में क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए या हमें अपने घर में संस्कार लाने के लिए, तो एक दिशा का निर्धारण आपके द्वारा हो रहा है। तो उसके लिए तो मैं समस्त जनमानस को साधुवाद देता हूं कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, देखिए। और इन ऐसे जो घर में संस्कार देने वाले न्यूज़ चैनल हैं, जो किसी ज्वलंत मुद्दे पर, किसी सामयिक विषय पर, या यह कहें कि हर व्यक्ति हर घर में शिक्षा के विषय पर जानकारी चाहता है, समुचित जानकारी के अभाव के कारण उसका जीवन भ्रष्ट हो जाता है, इधर उधर दिशाहीनता मिलती है। तो आपके चैनल के द्वारा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है यह बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सभी। और सभी जनमानस श्रोता बंधुओं को, दृष्टा बंधुओं को मैं यही आग्रह करूंगा कि आप आनंद पूर्वक इस चैनल को देखें और शिक्षा विमर्श पर बात हो और अपनी प्रतिक्रियाएं भी आपको यदि कुछ लगता है तो आप इस चैनल को अवगत कराएं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में आज आपके साथ खास बातचीत करके हमने जाना कि कैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से क्या कुछ लाभ हो सकता है, संस्कृत भाषा का चयन करके कहां पर हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी।
साधुवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर आचार्य नीलेश शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर है, साथ ही संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ भी। इनसे हमने खास बातचीत की और जाना संस्कृत भाषा के विषय के बारे में कि वो कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई शिक्षा की बात को लेकर, नई शिक्षा की बात पर, नए प्रोफेसर के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।